You should be ready with pen, pencil, ruler, eraser, because first point is related to a ray diagram. और वो रे डायग्राम आपको मेरे साथ साथ घर में ड्रॉ भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है. ओके. So I'm going to explain you this first topic on whiteboard. और हेडिंग आप लिख सकते हो. First point here, refraction of monochromatic light through prism. मैंने सिर्फ लाइट नहीं लिखा, यहां पे मोनोक्रोमेटिक लिखा है. मोनोक्रोमेटिक यानी लाइट ऑफ वन कलर, सिंगल कलर्ड लाइट. अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कलर्ड लाइट प्रिज्म से पास करूंगा, देयर विल बी डिस्पर्शन. वो सभी कलर्ड लाइट का मिक्सचर से अलग अलग कलर्ड लाइट सेपरेट हो जाएंगे. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, और वो भी मोनोक्रोमेटिक लाइट. तो पहले आप प्रिज्म का शेप के बारे में ठीक से जान लो. अगर मैं आपको पूछता हूं एक प्रिज्म में कितना सरफेसेस होता है, बता पाओगे आप? हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर इन अ प्रिज्म? एनीवन? Sir, 5. 5 सरफेसेस. गुड. तो प्रिज्म का जो डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसको समझने का आप कोशिश करो. इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, आप आराम से समझ पाओगे दैट हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर. सो अभी अगर आप देख रहे हो, और इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर देता हूं. अभी आप देख सकते हो हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर. ये सरफेस नंबर 1 अगर ले लेते हैं, उसका ऑपोजिट साइड वाला सरफेस नंबर 2. इसको अगर सरफेस नंबर 3 ले लेते हैं, इसके बैक साइड वाला सरफेस नंबर 4, एंड बेस इज द सरफेस नंबर 5. सो देयर आर 5 सरफेसेस, लेकिन 2 ही सरफेसेस को रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बोला जाता है. एंड नंबर 4 and number 3, they are refracting surfaces. They are refracting surfaces. Okay. Surface number 4 and surface number 3, they are refracting surfaces. And number 5 को हम लोग बोलते हैं base of the prism. Number 5 को हम लोग बोलते हैं base of prism. And the angle between the two refracting surfaces, angle between the two refracting surfaces is called angle of prism. आप इसको लेवलिंग करो. ओके.
I hope you have completed the diagram. सर 1 2 का क्या है? 1 और 2 को कोई लेबलिंग नहीं दिया, उनका कोई वैसा रोल भी नहीं है। अभी मैं डायग्राम जब आपको समझाऊंगा। ठीक है सर। Okay. So there are 5 surfaces, and angle between the 2 refracting surfaces is called what? Angle of Prism. एंगल ऑफ Prism. प्रिज्म। So I hope you have completed this part. तो मैं यस सर। आपको जो मेन टॉपिक है अभी वो समझाने का कोशिश करता हूँ, और वो डायग्राम एकदम इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आप उसको साथ साथ में प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो रहेंगे। So I am going to draw that prism. प्रिज्म का रिफ्रैक्शन शो करने के लिए हम लोगों को पूरा प्रिज्म ड्रॉ नहीं करना होता। हम लोगों को दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का आउटलाइन ये दो, एंड बेस का आउटलाइन दिस वन, ये ड्रॉ करने से हो जाएगा। सो दिस ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स प्रिज्म, एंड we will allow monochromatic light to fall on one of the refracting surfaces. 3 और 4 तो ट्रायंगल नहीं है ना, लेकिन कौन सा? 3 और 4 तो ट्रायंगल नहीं है अगर पिछला डायग्राम के हिसाब से देखेगा। 3 और 4 ट्राइंगल नहीं है। 3 का आउटलाइन, 4 का आउटलाइन और बेस का आउटलाइन मिला के ट्राइंगल बनेगा कि नहीं? देखो 3 और 4 मतलब 3 का बैक साइड में 4 है ना सर? 3 का राइट साइड में 4 नहीं समझ में आया? सर वो वाला वापस दिखा सकते हैं डायग्राम पहले वाला? तो मैंने इरेज कर दिया, मैं थोड़ा जल्दी रफ में आपके लिए बना देता हूं। तो आप ये देखो, यहाँ पे ये जो है, ये वाला साइड एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये वाला साइड दूसरा रिफ्रैक्ट। तो ये मैंने ये आउटलाइन यूज किया है। ये जो ट्राइंगल ड्रॉ किया है वो ये पार्ट है सिर्फ। आए समझ में? सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ सर, रिपीट कीजिए ना एक बार। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ किया लेफ्ट में, वो राइट साइड का ये पोर्शन है, ये पोर्शन सिर्फ। अच्छा सर, समझ गया। समझ में आ गया? मतलब ये जो ये पोर्शन के लिए बोल रहे हैं ना, बट सर वो 3 और 4 एक बार मार्क कर दीजिए ना जो आप किया था। 3 और 4, इसको आप 3 बोल सकते हो ये वाला, और इसको आप 4 बोल सकते हो। ये एंगल इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे दिस एंगल इज एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये बेस को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। ओके सर। So a ray of light is allowed to incident obliquely, normally नहीं, क्योंकि आप जानते हो ग्लास सरफेस पे नॉर्मल इंसिडेंस होने से लाइट रे विल पास विदाउट एनी डेविएशन। अगर एक प्रिज्म का एक सरफेस पे मैं नॉर्मली लाइट रे इंसिडेंट करवाता हूं, यहां दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं नॉर्मल इंसिडेंस करवाता हूं तो क्या होगा? अगर मैं लाइट रे का नॉर्मल इंसिडेंस करवाता हूं तो क्या होने वाला है? दिस लाइट रे विल पास स्ट्रेट, ये प्रिज्म के अंदर सीधा चला जाएगा, क्योंकि आप तो जानते हो दैट इफ a ray of light incident normally it passes straight without any deviation. लेकिन यहाँ पे हम लोगों को रिफ्रैक्शन प्रॉपर दोनों सरफेस में दिखाना है, एंड रे ऑफ लाइट इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑब्लिकली, एंड इस रे का मैं लेवलिंग कर रहा हूं एज PO, where O is what if I ask you? ओरिजिन। point of incidence. Good, point of incidence. O is point of incidence, and P is what? Source. Source of light. PO represent what? Incident ray. PO represent incident ray. और ये मैंने रेड कलर का लाइट यूज किया तो मोनोक्रोमेटिक हो गया। मोनोक्रोमेटिक मतलब लाइट ऑफ वन कलर। नाउ अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता, इन एब्सेंस ऑफ प्रिज्म दिस लाइट रे वुड हैव गॉन स्ट्रेट। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे इस पाथ को फॉलो करता कि नहीं, जो मैंने ड्रॉ किया डॉटेड में।
सर ये इंसिडेंट नॉर्मली हो रहा है ना? क्या ये नॉर्मल नहीं है? ये नॉर्मल इंसिडेंस कैसे होगा? नॉर्मल का मतलब ये सरफेस जो है, इधर वाला सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसके परपेंडिकुलर फॉल होना पड़ेगा। हाँ सर, नहीं है ये तो। अगर मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता हूँ, आपका कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सर समझ गया, उसका समझ गया? perpendicular। पॉइंट ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? Normal. नॉर्मल। तो मैं आपको पूछ रहा हूं, इन एब्सेंस ऑफ प्रिज्म पीओ इंसिडेंट रे वुड हैव गॉन स्ट्रेट ना? In absence of prism, this PO incident ray would have gone straight. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. But because of the prism क्या होगा? Light ray is passing from air to glass, और यहाँ पे ये है angle of incidence, ये वाला, ये angle of incidence। तो ये light ray का क्या होने वाला? Light ray is passing from air to glass, क्या होने वाला है इसका? मीडियम चेंज हो रहा है ना, तो मीडियम in चेंज होगा। direction. तो मीडियम चेंज होने से बेंडिंग के क्या इफेक्ट होता है? बेंडिंग के ऊपर बेंड हो जाता है लाइट दूसरा बेंड direction होता में। है, लेकिन कौन स्पेसिफिक आंसर देगा? Refraction. रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन मैं और स्पेसिफिक आंसर Towards the normal. गुड, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइट रे एयर से ग्लास में जा रहा है, एंड इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एंड नॉर्मल कौन सा है यहाँ पे? नॉर्मल इज NON डैश इज द नॉर्मल, एंड दिस लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा वे, दिस लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है? ये लाइट रे को जाना किधर चाहिए था? वो डॉटेड लाइन के पाथ में जाना चाहिए था, बट इट हैज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो नॉर्मल के पास में बैंड हो गया कि नहीं? इसको जाना चाहिए था इस पाथ में, लेकिन बैंड हो के नीचे आ गया। इट बेंड्स किस तरफ आ गया? टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ सर। दिस लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये पहला इंटरफेस क्रॉस हो गया। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म इट सफर्स रिफ्रैक्शन हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 times. 2 टाइम्स। एक सरफेस में रिफ्रैक्शन हुआ, अभी दूसरा सरफेस में रिफ्रैक्शन होना बाकी है। दूसरा सरफेस में लाइट रे इंसिडेंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सेकंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लेट दिस बी O डैश, लेट दिस बी O डैश। और जब भी आप लाइट रे इंसिडेंट करवाते हो, जब भी आप लाइट रे इंसिडेंट करवाते हो किसी इंटरफेस का किसी पॉइंट में, तो बाद में क्या होगा वो डिसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लूंगा। और मैं जानता हूं नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है। नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर। तो मैं सरफेस को देखता हूं और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को देखता हूं, और मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं, और इस परपेंडिकुलर को मैं दोनों तरफ एक्सटेंड कर देता हूं। आपके पास रूलर होगा तो और ज्यादा अच्छा से आप ड्रॉ कर पाओगे। मैं अभी फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं ये सब, तो इसको बैक कर देते हैं हम लोग। आप चाहो तो दोनों को ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हो एक्सटेंड करके, और इसका लेबलिंग यहां पे एन कर दो, एन डैश, सॉरी। और ये वाला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मैंने क्या लेबलिंग किया था? O डैश। ओके, अब आप इंसिडेंट रे पे फोकस करो। कौन सा इंसिडेंट रे है बताओ मुझे? विच इज द इंसिडेंट रे? O dash. O dash. इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, पूरा ये डायग्राम में इंसिडेंट रे। PO डैश। PO इज द इंसिडेंट रे। O डैश क्या है? Refracted ray. Refracting ray. O डैश इज द रिफ्रैक्टेड रे। अब ये रिफ्रैक्टेड रे का क्या होने वाला है? इट इज पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। अगर आप सेकंड वाला राइट साइड वाला इंटरफेस देखो, तो दिस लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो क्या होना चाहिए इसका? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, फ्रॉम हियर। Away. Away from normal. अवे फ्रॉम नॉर्मल। आप देखो, अवे फ्रॉम नॉर्मल ले जाना मतलब किधर ले जाना होगा? फाइनली टुवर्ड्स द बेस, नीचे की तरफ ले जाना होगा। और इसको एन डैश, O डैश, एन डबल डैश, इसका लेवलिंग कर लेते हैं। ठीक है? तो लाइट रे
लेफ्ट साइड से एंटर हुआ, लेफ्ट वाला इंटरफेस से, और राइट वाला इंटरफेस से बाहर हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। लेकिन अभी भी इस डायग्राम को कंप्लीट नहीं बोला जाता, एक पार्ट और समझाना होता है आपको। इसका लेवलिंग अगर मैं यहां क्यू कर देता हूं, तो लेवलिंग हियर क्यू, तो ओ डैश क्यू क्या है? ओ डैश क्यू, इफ आई आस्क यू, ओ डैश क्यू क्या है? क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ना? एमर्जेंट, एमर्जेंट रे। और ये जो एंगल यहां फॉर्म हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओ डैश क्यू का इमर्जेंट रे। आप में से कोई भी मुझे बता सकता है रिफ्रैक्टेड रे कौन सा है? O dash. O dash. एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड यू शुड नो द रिलेशन हियर, एक रिलेशन प्रिज्म के बारे में जान लो, I प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डी। अब बोलोगे अब डी तो सर आपने लेबलिंग किया नहीं, डी का मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। मैं समझाता हूं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। अगर मैं एमर्जेंट रे को, इफ आई प्रोड्यूस एमर्जेंट रे बैकवर्ड, if I produce emergent ray backward, it makes certain angle with angle of incidence. Sorry, it's makes certain angle with incident ray, and this angle is called angle of deviation. अगर आप ठीक से डायग्राम को ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि बिकॉज ऑफ द प्रिज्म इंसिडेंट रे यहां से फाइनली यहां पे आ गए, एंड इट हैज बीन डेविएटेड बाय दिस एंगल। ये एंगल से डेविएट हुआ कि नहीं? इधर से इधर, ये रास्ता था उसका, और ये पाथ से बैंड होके इस पाथ में आ गया। सो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Angle of deviation. So the relation here is I plus E equals to A plus D. Okay, and ये है रे डायग्राम जो मैंने अभी कंप्लीट किया, दैट इज द रे डायग्राम शोइंग रिफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू प्रिज्म। मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। अब यहां मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, रिलेशन बिटवीन एंगल I एंड एंगल D। वैसे आपका बुक में डायरेक्टली ये गिवन नहीं है, लेकिन बहुत स्कूल में पूछा जाता है, ये लास्ट कुछ ईयर से स्टूडेंट्स को ये पूछा जा रहा है, तो मैं ये एक्सप्लेन कर ही देता हूं मेजॉरिटी ऑफ टाइम। तो मैं ग्राफ पहले ड्रॉ कर देता हूं, ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं ग्राफ को इस पैटर्न में ड्रॉ करता हूं, एक पैटर्न, उससे आप क्या समझते हो मुझे थोड़ा सा आइडिया देना आप। अगर मैं ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ऐसा कर्व, ये क्या समझाएगा आपको? कुछ आइडिया है? पैराबोला बोलते हैं ना सर। लेकिन आई और आर में क्या रिलेशन? आई और आर में क्या रिलेशन समझ, सॉरी आई और डी में क्या रिलेशन? आई और डी में क्या रिलेशन? मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वो इसको फॉलो करता है कि नहीं देखना। इफ एंगल ऑफ डेविएशन, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस increases, angle of deviation at first decreases. Angle of deviation at first decreases, reaches minimum value, and on further increasing, angle of incidence, angle of deviation also increases.
अगर आप ये ग्राफ ठीक से देखो तो पहले स्टार्टिंग से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ाया है, एंगल ऑफ डेविएशन वैसे वैसे क्या हुआ है, डिक्रीज। डिक्रीज। और ये अपना मिनिमम वैल्यू में पहुंचने के बाद और अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया है तो एंगल ऑफ डेविएशन का क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज। ये रिलेशन। मिनिमम वैल्यू वाला नहीं समझ आया, कौन सा? मिनिमम वैल्यू जो बोला। हाँ, जब ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है एक्चुअली। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे करके एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा सकोगे कि नहीं? हाँ सर। तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन पहले कम होते हुए दिखाई देगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 10 है और एंगल ऑफ डेविएशन अगर 40 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप 10 से 20 करोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन 40 से 50 होना चाहिए या 40 से 30 होना चाहिए, ऐसे एग्जांपल ले लो। 30 होना चाहिए ना। तो स्टार्टिंग में जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज होगा। लेकिन मतलब जीरो पहुंचने के बाद सर इंक्रीज होने लग जाएगा क्या? हाँ, मिनिमम एक वैल्यू पहुंचने के बाद एंगल ऑफ डेविएशन वो पहुंचने के बाद, ये हर प्रिज्म के लिए अलग अलग होता है, तो वो पहुंचने के बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाते हो आप तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. यस हाँ सर। सर। सो आई हैव कंप्लीटेड द डायग्राम, और इस डायग्राम को अच्छा से रूलर, पेंसिल, इरेजर यूज करके अच्छा से ड्रॉ करने का प्रैक्टिस करना। और एक बात और बता देता हूँ साथ ही में, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया उसमें आपको रिफ्रैक्टेड रे और बेस पैरेलल लग रहा है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। और अगर डायग्राम ऐसा ड्रॉ करते हो, दिस डायग्राम इज फॉर मिनिमम डेविएशन। अगर if refracted ray is parallel to the base, if refracted ray is parallel to base, and in that case angle of deviation is said to be what, minimum deviation. Okay, मतलब बहुत कम हुआ मतलब सर। सबसे कम इसी केस में होता है। मैं नोट डाउन भी कर देता हूं इधर। if OO dash is parallel to base, angle of deviation is minimum. Angle of deviation is minimum. Have you understood now? यस सर। थोड़ा मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया, वो जानना चाहिए इस टॉपिक के साथ, इसलिए। वैसे डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी मैंने डिस्कस किया मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रिज्म से पास करने से क्या होता है, और अब मैं डिस्कस करूंगा व्हाइट लाइट, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ दैट 7 कलर्ड लाइट अगर प्रिज्म से पास किया जाए तो क्या होगा। सो हैव यू कंप्लीटेड दिस पार्ट? इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट, जस्ट रेज योर हैंड टू कंफर्म। नाउ द heading is इस बार हम लोग डिस्पर्शन का बात करेंगे। डिस्पर्शन ऑफ white light through prism. Dispersion of white light through prism. तो इस बार प्रिज्म का ये आउटलाइन ड्रॉ करते हैं एंड व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन का बात करेंगे। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। तो मैं सनलाइट इज कंसिडर्ड टू बी व्हाइट लाइट, तो मैं यह मान रहा हूं कि अ बीम ऑफ सनलाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो ये जो सनलाइट का बीम यहाँ पे फॉल हो रहा है उसका क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू दिस बीम। ये इसमें जो 7 कलर्ड लाइट है इट विल स्प्लिट, ये स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन ये स्प्लिट क्यों होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसके लिए आपको ये 7 कलर के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको होना पड़ेगा,
और वो 7 कलर तो आप जानते हो, दे आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इन कलर के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले मैं इनका वेवलेंथ के बारे में बताता हूं आपको। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय सिंबल लैम्डा। रेड का जो वेवलेंथ होता है, सर क्या सिंबल है? क्या चीज? सिंबल क्या है? सिंबल को LAMBDA, ग्रीक सिंबल है, लैम्डा। So R is maximum for R, wavelength is maximum, and for violet wavelength is minimum. वेवलेंथ का क्या था मतलब? Wavelength, length of one complete wave। जैसे एक वेव का एक पोर्शन, ये जो डायग्राम है इसमें मैंने 2 वेव ड्रॉ किया है, ठीक है। इसको बोला जाता है क्रेस्ट, इसको ट्रफ, इसको क्रेस्ट, इसको ट्रफ। तो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ वन वेव। तो 1 क्रेस्ट 1 ट्रफ, ये जो वेव बना है इसका लेंथ को हम लोग बोलेंगे क्या? वेवलेंथ। इसका ये जो लेंथ है यहाँ पे, यहां से यहां तक, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। सो ये अलग अलग कलर्ड लाइट के लिए अलग अलग होता है। सो फॉर रेड वेवलेंथ इज मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम। एंड फॉर वायलेट इज मिनिमम। ये सब कांस्टेंट होता है। अब एक रिलेशन मैं बताता हूं आपको। सर ये बाकी सारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्या? हाँ, एकदम ऑर्डर में है, मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम असेंडिंग मान लो आप। तो अगर मैं पूछता हूँ येलो और ग्रीन में किसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे? येलो। Yellow. So wavelength और wave velocity, they are directly proportional। तो wavelength अगर ज्यादा होगा तो wave velocity भी ज्यादा होगा। इसका मतलब इन कलर्ड लाइट का सबका स्पीड सेम नहीं होता किसी मीडियम में। कौन सा कलर्ड लाइट सबसे फास्ट ट्रेवल करेगा ग्लास में Red. एंट्री लेने के बाद? Red. रेड। रेड मैक्सिमम एंड वायलेट मिनिमम। मिनिमम। फिर आपको एक फॉर्मूला मिला था अगर याद है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू C by V। इसमें C का मतलब लाइट का स्पीड होता है, वो तो कांस्टेंट होता है। तो कैन आई राइट N प्रोपोर्शनल टू 1 by V? N का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड का रिलेशन क्या है, इनवर्स या डायरेक्ट? इनवर्स। इनवर्स। तो अगर स्पीड मैक्सिमम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा कि नहीं? होगा सर। और अगर स्पीड मिनिमम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको पता है, आपको बेंडिंग के बारे में पता चल जाता है। अरे वी का यहाँ पे मैक्स क्यों लिखा है लास्ट में? क्योंकि स्पीड मैक्स होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम, और स्पीड मिनिमम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम। अच्छा सर ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट्स व्हाट? बेंडिंग एबिलिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट्स बेंडिंग एबिलिटी। तो आपको मैं अगर पूछता हूं बेंडिंग मैक्सिमम कौन सा कलर लाइट के लिए होना चाहिए? ये Violet. हाँ, वायलेट। वायलेट। और बेंडिंग सबसे कम? रेड। रेड। तो आप मुझे बताओ येलो और ग्रीन में कौन ज्यादा बैंड करेगा ग्लास में एंट्री लेने के बाद? ग्रीन। ग्रीन। तो अब ये आइडिया हुआ कि आपका कैसे एक्सप्लेन मैंने किया। सब कुछ डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पे। वेवलेंथ ज्यादा, स्पीड ज्यादा, स्पीड ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, बेंडिंग कम। ओके, एंड वेवलेंथ इज कांस्टेंट। वेवलेंथ और वेव वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है ना? वेवलेंथ वेव वेलोसिटी प्रोपोर्शनल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेव वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है सर। ओके, तो अब मुझे ये बताओ आप लोग कि ये जो व्हाइट लाइट प्रिज्म में एंटर करने का कोशिश कर रहा है, तो वो तो प्रिज्म के अंदर जैसे ही आएगा उसका सभी कलर का स्पीड बदल रहा है, बेंडिंग बदल रहा है। बेंडिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा किसका है? Violet. वायलेट। तो इसमें से वायलेट कलर्ड लाइट का बेंडिंग सबसे ज्यादा होगा कि नहीं, बताओ? हाँ सर। हाँ sir. उसके बाद किसका बेंडिंग होना चाहिए? इंडिगो। Indigo. इंडिगो। मेरे पास जितना कलर ऑप्शन है मैं तो वही यूज कर रहा हूं, आप समझ जाना। इंडिगो वायलेट जैसा ही होता है, थोड़ा कम। एंड देन उसके बाद क्या? ब्लू। ब्लू।
ब्लू, देन उसके बाद कम बेंडिंग ग्रीन, देन येलो, येलो, देन ऑरेंज हाँ, देन रेड। एंड देन रेड। तो ऐसा क्यों, लेगा? ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अलग अलग कलर स्प्लिट हो गया क्योंकि सबका वेवलेंथ अलग है, वेवलेंथ अलग है तो स्पीड अलग है, स्पीड अलग होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होने से बेंडिंग डिफरेंट होगा। नाउ दिस व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर, स्प्लिट तो हो गया 7 कलर में। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्रीन प्लेस करने वाले हैं। वी आर प्लेसिंग अ स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिज्म। आप व्हाइट स्क्रीन भी प्लेस कर सकते हो यहाँ पे। और अब ये स्क्रीन प्लेस करने के बाद, अच्छा ये बताओ, ये लाइट रेस जो स्प्लिट हो गया, अब प्रिज्म का दूसरा सरफेस से जब बाहर आएगा, इनका क्या होगा? दे विल मूव टुवर्ड्स द बेस और टुवर्ड्स द एपेक्स। These light rays will move towards the base or towards the apex. Apex मतलब towards the base. towards the base। तो ये जो वायलेट है और क्या हो गया? क्या चीज? एपेक्स, एपेक्स मतलब इसका टिप ऊपर की तरफ। तो ये जो वायलेट कलर्ड लाइट है, ये वायलेट कलर्ड लाइट का क्या होगा? ये और बैंड होगा, थोड़ा और बैंड हो गया, स्क्रीन पे फॉल हो गया। उसके बाद इंडिगो, ये भी स्क्रीन पे फॉल हो गया। आफ्टर दैट ब्लू, तो ब्लू स्क्रीन पे फॉल हो गया। देन ग्रीन, ग्रीन ऑन द स्क्रीन नाउ। आपको क्या लाइट दिखाई देता है क्या? कैन यू सी लाइट? नो, मतलब वैसे देख, लाइट इटसेल्फ इज इनविजिबल। हम लोग को ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, सोर्स दिखाई देता है, लेकिन लाइट नहीं दिखाई देता। पता है ये बात? आप जहां अपना घर में रूम पे बैठे हो, चारों तरफ देखो तो आपको वॉल दिखाई देगा, आपको फैन दिखाई दे रहा है, आपको ट्यूबलाइट दिखाई दे रहा है, आपको एलईडी दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको लाइट दिखाई नहीं दे रहा है। ये चीज आप, मतलब ये पता कैसे चलता है कौन सा डायरेक्शन में जो बेंड होगा? ये नीचे की तरफ बेंड होगा ना, क्योंकि प्रिज्म का तो अभी रूल समझाया था मैंने। डबल रिफ्रैक्शन होने के बाद रेज ऑलवेज फाइनली किधर जाते हैं? टुवर्ड्स द बेस जाएगा ना। बस वही प्रिंसिपल यूज कर रहा हूं मैं। एंड फाइनली रेड। सो ऑन द स्क्रीन हम लोग रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब वो एक तो वो पहला वाला वो और अभी जो हो रहा है वो ना। समझा नहीं, क्या पूछा आपने? आप जो डबल रिफ्लेक्शन बोला, हाँ, डबल डबल, मतलब जब व्हाइट लाइट से स्प्लिट हुआ, उसके जब जो नीचे का तरफ बेंड हो रहा है, तो वो एक तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट सरफेस के वहां पे, और दूसरा सरफेस के वहां पे। हाँ सर, ठीक है। तो नीचे सबसे मिला वायलेट, इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। So which colored light bends the most here? वायलेट। वायलेट ना। और यहाँ पे जो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट जो हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन। इट इज द फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its constituent color on passing through prism. On passing through prism. So what is dispersion? Dispersion is what? Splitting of white light into its constituent color on passing through prism. जरूरी नहीं prism, और भी ऐसा बहुत ऑब्जेक्ट है जो डिस्पर्शन कर सकता है, लेकिन अभी हम लोग प्रिज्म का रेफरेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। एक्चुअली प्रिज्म है क्या मेनली? प्रिज्म ग्लास से बना हुआ एक रेगुलर शेप बॉडी है सिर्फ। और ग्लास, आप जानते हो ग्लास क्या कर सकते हैं? मतलब ग्लास और इसका कैरेक्टरिस्टिक सेम है। हाँ, ग्लास और इसका कैरेक्टर, बस इसका ये पर्टिकुलर शेप की वजह से ये इफेक्ट होता है। ग्लास स्लैब भी ग्लास से बना हुआ है, लेकिन उसमें डिस्पर्शन नहीं होता। एक्चुअली होता है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद वाला टॉपिक वही है। डिस्पर्शन ग्लास स्लैब में भी होता है, लेकिन वो लाइट रेज रिकम्बाइन हो जाता है वापस, मतलब वापस व्हाइट लाइट बन जाता है। हाँ,
अंदर ही, वो इसके बाद वाला टॉपिक है तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो डिस्पर्शन, अब मैं आपको बोलता हूँ स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम तो ऐसे अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ लाइट का बात करें, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या है? बैंड ऑफ 7 कलर्स obtained after dispersion of white light। आए समझ में? Have you understood all of you? रिफ्लेक्शन भी तो होता है ना ये सब में? क्या होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो यहाँ कहीं नहीं हुआ अभी तक। प्रिज्म में होता है, लेकिन वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वो डिफरेंट चीज है। अभी सिर्फ रिफ्रैक्शन हुआ है और डिस्पर्शन हुआ, दो चीज हुआ है। ठीक है सर। ठीक है, सो जस्ट नोट डाउन एवरीथिंग, टेक द स्क्रीनशॉट। Should I move to the next topic? यस सर। ओके, तो अब तक रीजन बिहाइंड डिस्पर्शन भी क्लियर हो गया होगा वेवलेंथ वाला बात से। हाँ सर। किस कलर्ड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? रेड। और किस कलर्ड लाइट का वेवलेंथ सबसे कम है आउट ऑफ द 7? Violet. वायलेट। और किस कलर्ड लाइट का बेंडिंग सबसे ज्यादा है प्रिज्म में? वायलेट। Violet. और किसका बेंडिंग सबसे कम? Red. रेड। Which colored light travels fastest in the prism? रेड। रेड। जो सबसे फास्ट ट्रेवल करेगा उसका बेंडिंग ज्यादा होगा या कम? कम। कम। कम होगा। आपने सर आइजैक न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। और अगर आपको बोला जाए, न्यूटन का नाम लेते ही आपको याद आ जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन का बात है, लेकिन न्यूटन का कंट्रीब्यूशन इधर भी है। He performed a simple experiment. He allowed white light to pass through one prism. You know that white light will split to its constituent color. And then he placed inverted prism close to the first erect prism. पहला इरेक्ट प्रिज्म के पास में न्यूटन ने क्या किया? एक इन्वर्टेड प्रिज्म प्लेस किया, देखने के लिए क्या होता है। न्यूटन को यह पता था कि लाइट, व्हाइट लाइट, इफ इट इज अलाउड टू पास थ्रू प्रिज्म, व्हाइट लाइट splits into 7 colors and all the colored light bend towards base। तो अब ये सोच रहा था कि ये प्रिज्म का प्रॉपर्टी क्या है, लाइट रेज को किधर बैंड करना? फाइनली टुवर्ड्स द बेस। तो इन कलर को भी तो बेस की तरफ बैंड करेगा। नाउ these colored lights are separately falling on the prism. तो वायलेट जब इस प्रिज्म में एंटर होगा तो इट विल कीप ऑन बेंडिंग, इसका बेंडिंग एबिलिटी ज्यादा, इट विल कीप ऑन बेंडिंग, बैंड होते होते फाइनली दूसरा सरफेस में पहुंच गए। वायलेट के बाद नंबर है इंडिगो का। इंडिगो का बेंडिंग वायलेट से ज्यादा है कम? कम है। कम। तो ये थोड़ा कम बैंड होते होते मिक्स हो गया किसके साथ? Violet. एंड देन ब्लू। ब्लू का बेंडिंग वायलेट से ज्यादा है कम? कम है। तो ये और थोड़ा कम बैंड होगा और वो मिक्स हो जाएगा इधर। ग्रीन का बेंडिंग थोड़ा कम है। ब्लू से थोड़ा कम, तो ये होते रहेगा और सभी लाइट रेज थोड़ा थोड़ा कम बैंड होगा कंपेयर टू वायलेट। एंड फिर लाइट बन जाएगा। हियर इट इज येलो, yellow, and then orange, and then red। सभी कलर्ड लाइट
आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म कंबाइन हो गए, क्योंकि सबका बेंडिंग डिफरेंट था। वायलेट का बेंडिंग सबसे ज्यादा, रेड का बेंडिंग सबसे कम। नाउ combination of all these colored light will come out as, व्हाइट लाइट। कैसे बाहर आएगा? as white light। ओके, ये सब कलर बाहर आ रहा है एज व्हाइट लाइट। और आप ठीक से अगर देखो तो ये कुछ आपको ग्लास लैब जैसा पैटर्न लग रहा है कि नहीं? कुछ Yes, sir. कुछ ग्लास लैब जैसा पैटर्न, दो प्रिज्म मिलके एक ग्लास लैब जैसे बिहेव कर रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. एंड तो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते कि ग्लास लैब में डिस्पर्शन क्यों दिखाई नहीं देता। ग्लास लैब से लाइट रे पास होने के बाद अदर साइड अगर आप स्क्रीन प्लेस करो, सो व्हाई डिस्पर्शन इज नॉट विजिबल, स्पेक्ट्रम इज नॉट विजिबल? एक्चुअली द रीजन इज दैट a glass slab behaves like combination of two prism. One prism splits white light into 7 color and the other prism recombines that 7 colored light to form white light. Have you understood? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो ये डायग्राम क्लियर हो गया, न्यूटन का एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। Yes, sir. और बचपन में आपको लोअर क्लास में न्यूटन का डिस्क के बारे में कुछ बताया गया था, न्यूटन। हाँ सर, वो एक डिस्क में 7 कलर करके उसको घुमाते हैं तो व्हाइट लाइट दिखते हैं, मतलब व्हाइट हो जाते हैं। तो अपने घर के